नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आप सभी के सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरी प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप अपने सुपर टेट के एग्जामिनेशंस में देखें, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा सोशल स्टडीज़ का भी है, जिसमें हिस्ट्री भी एक सेक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा था? तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी हड़प्पा कालीन इमारत थी जिसे सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 है बृहद स्नानागार, बी है अन्नागार, सी है सभा भवन और डी है दुर्ग महल। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बृहद स्नानागार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड में साक्ष्य मिले हैं? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सिंधु का स्थल था जहां से अग्निकुंड के साक्ष्य यानी कि प्रूफ मिले हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है आपका मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है आपका लोथल और ऑप्शन नंबर डी है आपका कालीबंगा। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है कालीबंगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है आप सभी को पता है, अशोक का जो चिन्ह है उसे ही राष्ट्रीय चिन्ह कहा जाता है। तो वो कहाँ से लिया गया है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है सांची के स्तंभ से, ऑप्शन नंबर बी है सारनाथ के स्तंभ से, ऑप्शन नंबर सी है इलाहाबाद स्तंभ से और ऑप्शन नंबर डी है लुम्बिनी स्तंभ से। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है सारनाथ का स्तंभ। और ये वही स्थल है गाइस जहाँ पे गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना जो अपने अनुयायियों के लिए जो उन्होंने सबसे पहला उपदेश था वो सारनाथ में ही दिया था। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं के कई सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पे बुद्ध भगवान के भ्रमण के या फिर वहाँ पे रहने के साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल से किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है महाजनपद काल, ऑप्शन नंबर बी है गुप्त काल, ऑप्शन नंबर सी है कुषाण काल और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे मौर्य काल। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है मौर्य काल। मौर्य काल से ही पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किया गया, यानी कि कितने व्यक्ति नगर में मौजूद हैं, कितनों की मृत्यु हो गई और कितने लोगों ने जन्म लिया, इस सारे का ब्यौरा रखा जाता था एक रजिस्टर में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है गाइस क्योंकि ये सिर्फ आपके सुपर टेट के पर्पस से नहीं, आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका कुषाण, ऑप्शन नंबर बी है आपका इंडो ग्रीक, ऑप्शन नंबर सी है आपका गुप्त और ऑप्शन नंबर डी है मौर्य। तो जो करेक्ट आंसर है वो है इंडो ग्रीक, यानी भारत में, विश्व में की बात नहीं की जा रही है, भारत की बात की जा रही है क्योंकि भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के थे वो इंडो ग्रीक्स ने चलाए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? तो शीशे के सिक्के आपने चांदी के सुने होंगे, ठीक है, कॉपर के सुने होंगे जिन्हें कांस्यार्पण कहा जाता था, और जो चांदी के सिक्के थे जिन्हें जीतल के भी नाम से जाना जाता था। सोने के सिक्के भी चले लेकिन शीशे का सिक्का बहुत ही रेयर क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को भी मिल सकते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है आपका वह है शुंग, ऑप्शन नंबर बी है आपका कर्ण, ऑप्शन नंबर सी है आपका सातवाहन और ऑप्शन नंबर डी है इंडो ग्रीक। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है इंडो ग्रीक, यानी सबसे पहले सोने के सिक्के भी इंडो ग्रीक्स ने चलाए थे और सबसे पहले शीशे के सिक्के भी इंडो ग्रीक्स ने ही चलाए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, रुद्रदामन कौन था या रुद्रदमन कौन था? ऑप्शन नंबर 1 चरक, ऑप्शन नंबर बी है सुश्रुत, ऑप्शन नंबर सी है धन्वंतरी और ऑप्शन नंबर डी है जीवक। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है चरक। चरक को रुद्रदमन के भी नाम से भी जाना जाता था और जो चरक हैं उन्हें शल्य चिकित्सा, सुश्रुत और चरक जो है और धन्वंतरी और जीवक ये सारे क्या है, एक वैद्य की कैटेगरीज में आते हैं। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की सबसे पहले शुरुआत करी थी और चरक जो वैद्यशाला की तरफ उन्होंने सबसे पहले रुख किया था नॉलेज का, यानी कि कौन से जो मेडिसिनल प्लांट है और कौन से मेडिसिनल प्लांट किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारी जो नॉलेज थी उन्होंने
संग्रहित करी और उन सारी चीज़ों का खोज करा उन्होंने और एक बुक भी लिखी जिसमें सारी मेडिसिन का या सारे जो वैद्यों के द्वारा जो सारी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की जाती हैं उन्होंने बुक में संग्रहित किया जिसका नाम था चरक संहिता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? आपको बताना है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी बना था। ऑप्शन नंबर 1 है हीनयान, ऑप्शन नंबर बी है महायान, ऑप्शन नंबर सी है वज्रयान और ऑप्शन डी है माधिका। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है महायान। अगले प्रश्न पे आते हैं, हेलियोडोरस नामक यवन राजदूत जिसने बेस नगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी किस यवन शासक द्वारा भेजा गया था? ऑप्शन नंबर 1 है मिनांडर, ऑप्शन नंबर सी है एंटियालकिडास, ऑप्शन नंबर डी है डियोडोरस और ऑप्शन नंबर डी है डेमेट्रियस। तो जो करेक्ट आंसर है जिसने हेलियोडोरस नामक यवन राजदूत को बेस नगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना के लिए भेजा था तो वो है एंटियालकिडास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है ये, लेकिन यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया है कि पूरी प्रोबेबिलिटी बन सकती है क्योंकि अब जो सुपर टेट का है वो लेवल भी थोड़ा हायर होगा क्योंकि यूपी टेट का भी जो लेवल है वो थोड़ा सा टफ हुआ है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो आपको बताना है कि जो रोमन्स थे उसके साथ सबसे पहले जो व्यापार का संबंध था किसके साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है कुषाणों का, ऑप्शन नंबर बी है तमिलों एवं चेरों का, ऑप्शन नंबर डी है वाकाटकों का और ऑप्शन नंबर डी है शंगों का। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है तमिल एवं चेरों का। अगला प्रश्न है, औषधि से किसका संबंध नहीं है? अभी हमने बात करी थी कि जो 4 वैद्याचार्य थे, ठीक है, तो उनमें ऐसे कौन से थे जिनका संबंध वैद्य या फिर वैद्य शब्द से नहीं था और जिनका पेशा जिन्होंने वेदशाला के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, जिन्हें औषधि के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। ऑप्शन नंबर 1 है धन्वंतरी, ऑप्शन नंबर बी है भास्कराचार्य, ऑप्शन नंबर डी है चरक और ऑप्शन नंबर सी है चरक और ऑप्शन नंबर डी है सुश्रुत। तो जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है भास्कराचार्य क्योंकि भास्कराचार्य का संबंध मैथ से यानी कि गणित से था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, शक काल की शुरुआत कनिष्क ने कब की थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक काल, विक्रम संवत की स्थापना कब हुई थी और जो इम्पोर्टेंट जो शासक थे उनके बारे में आपको याद रखना है। तो शक काल की शुरुआत कनिष्क ने कब की थी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है 62 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर बी है 78 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है 82 ईस्वी पूर्व और ऑप्शन नंबर डी है 88 ईस्वी पूर्व। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है 78 ईस्वी पूर्व, यानी कि शक काल की शुरुआत कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व में की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो जो पहला ऑप्शन है आपका वो है हर्षवर्धन। बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और पूरे चांसेस हैं कि आपके सुपर टेट में आए। ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपकी रेलवेज या फिर एसएससीज में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर 14 है प्रश्न संख्या 14 है, अजंता की गुफा स्थित है। आपको बताना है कि अजंता की गुफा कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश में और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान में। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है महाराष्ट्र में ही अजंता की गुफाएं भी हैं और यहाँ पे कुल 32 जो गुफाएं हैं वो पाई जाती हैं और इनमें से जो कुछ गुफाएं हैं वहाँ पे शिव जी के यानी भगवान शिव के जो दर्शन थे और वहाँ पे शिव जी से संबंधित कई सारी मूर्तियाँ और चित्रकलाएं देखने को मिली थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप इससे कॉमन सेंस से भी इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका जापान, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है कोरिया और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ये सभी, यानी जो बौद्ध धर्म था वो भारत से निकलकर जापान, चीन और कोरिया इन सभी देशों में गया। प्रश्न संख्या 16 है, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापार केंद्र था। आपको बताना है कि गुप्त काल में
बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापार का केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए है विदिशा, ऑप्शन नंबर बी है पुरुषपुर, ऑप्शन नंबर सी है अचित्र और ऑप्शन नंबर डी है पैठन। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है पैठन। यानी गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में जो प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था वो था पैठन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। हिंदू यूनानी सुदूर शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो हिंद यूनानी है और हिंद यूनानी सुदूर शासकों के बारे में जो जानकारी मिलती है उसका मुख्य स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है यात्रियों का वृत्तांत, ऑप्शन नंबर बी है सिक्के, ऑप्शन नंबर सी है बौद्ध साहित्य और ऑप्शन नंबर डी है जैन साहित्य। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सिक्के। यानी सिक्के कई तरीके की नॉलेजेस देते थे गाइस। एक सिक्का जो होता था उस पे जो मूर्तियों का चित्र या फिर जो भी उकेरा जाता था उससे ये पता चलता था कि जो शासक था वो किस तरीके का था, यानी कि संगीत प्रेमी था या फिर मुद्राओं से उसको ज़्यादा प्रेम था या फिर उसके शासनकाल में क्या क्या चीज़ें जो थी प्रमुख थी जो सिक्के पे उकेरी जाती थी। तो हिंदू यूनानी जो थे उनके बारे में जानकारी बेसिकली सिक्कों से मिलती थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासनकाल में बने थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपकी रेलवेज में भी आ चुका है और पूरी गारंटी है कि आप इसे सुपर टेट में या फिर टीजीटी के किसी पेपर में देखें। तो पहला ऑप्शन है आपका पल्लव, ऑप्शन नंबर बी है चोल, ऑप्शन नंबर सी है चालुक्य और ऑप्शन नंबर डी है काकतीय। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है, यानी कि महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किसके शासनकाल में बने थे? तो वो थे पल्लव के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? प्रथम अशोक इसलिए फेमस थे क्योंकि उन्होंने भारत विजय का जो स्वप्न था वो देखा था और उन्होंने करीब करीब इस चीज़ को पूरा भी कर लिया था। तो भारत में द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था किसे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी है स्कंदगुप्त और ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है हर्षवर्धन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो आपको बताना है कि बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन नंबर 1 है विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है हर्षवर्धन और ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है हर्षवर्धन। यानी कि जो बाणभट्ट थे उन्होंने वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और बाणभट्ट ने ही हर्ष चरित्र एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने हर्ष के शासनकाल के बारे में सब कुछ वर्णित किया था और उनके शासनकाल में क्या क्या चीज़ों की विशेषताएं थी, उनका शासनकाल कैसा था और राजा हर्षवर्धन के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उन्होंने उसमें पुस्तक में वर्णित किया था। तो गाइस यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो आपके सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अगर आप भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े, क्योंकि यहाँ पे वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।